बजट आने को है और सरकार से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं एक राहत की। इनकम टैक्स, होम लोन पर छूट जैसे राहत पर लोगों की नजरें टिकी हैं, लेकिन एक बड़ी राहत जिसका सबको इंतजार है, उसके लिए बजट में ऐलान जरूरी नहीं है। उपभोक्ता समेत जिस राहत की मांग 9 राज्यों में चुनाव की सुगबुगाहट के साथ काफी तेज हो गई है, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान की। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आज आपके इसी जो कहते हैं ना जेब से जुड़ा मुद्दा, महंगाई से जुड़ा मुद्दा, इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। स्वदेश आवर की शुरुआत इसी चर्चा से हम करेंगे। क्रूड सस्ता तो तेल कब तक महंगा, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल स्तर पर क्रूड की कीमतों में जो एक वक्त पर हमको उबाल और उछाल देखने को मिला था, वो मंदी की दस्तक के बाद ठंडा पड़ गया। कुछ ऑप्शंस भी सरकार ने टटोले। सरकार ने ऑयल प्राइसिंग को बाजार के भाव पर तय करने का फॉर्मूला बनाया है, लेकिन ऑयल कंपनियों की अंडर रिकवरी का हवाला देकर कीमतें कम नहीं की गई। तो सवाल यह है कि जब पिछले कुछ महीने से क्रूड की कीमतें $90 प्रति बैरल के रेंज में है, इससे कम भी है, तब भी तेल कंपनियां इसका फायदा कंज्यूमर को पास ऑन यानी उन तक क्यों नहीं पहुंचा रही। खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से दाम घटाने की अपील करते हुए कहा कि उनका घाटा पूरा हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें काबू में हैं। चर्चा करेंगे कि शुरुआत जो है वो किस तरह से इसमें होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, साथ ही हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आखिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी और मंत्रालय की जो इस वक्त की कसरत है वो किस ओर जा रही है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के साथ करते हैं। देखिए, हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने गैस के दाम नीचे रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हमसे पूछ के नहीं किया। ये दे आर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, इसलिए किया, मुझसे नहीं पूछ, मेरी बात नहीं मानते। पर इनका एक उसका समय नुकसान कितना हुआ, 28,000 करोड़ का हुआ। बाद में हमने वित्त मंत्रालय से रिक्वेस्ट करके इनको 22,000 करोड़ रिइंबर्स हुआ। अभी भी जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि यहाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। और पहले जरा हम प्रकाश प्रियदर्शी, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, हमने हरदीप सिंह पुरी को सुना, एक तरह की कहीं ना कहीं एक तरह की झुंझलाहट भी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद ये जो अंडर रिकवरी वाली बात है, इसका कुछ चीज़ों में उन्होंने हवाला भी दिया, ये शायद इससे अब आगे निकलना होगा कंपनियों को, और वो जो प्राइसिंग का बार बार हवाला दिया जाता है, उसमें अब कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पास ऑन करने की आवश्यकता है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि साहब ये जो भी अब तय कर रहे हैं, इसमें मेरी भी बात नहीं सुन रहे हैं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेट्रोलियम मंत्री की झुंझलाहट दिख रही थी या फिर वो इस बात को दर्शाना चाह रहे थे कि पेट्रोलियम कंपनी जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये भी कहना जो है बेमानी होगी कि सरकार के मर्जी के खिलाफ जाकर कंपनियों ने कीमतों को रोक कर रखा है पिछले 15 महीने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने तकनीकी रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट किया हुआ है, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कीमतों को काफी लंबे समय से रोका हुआ है, उसको रिवाइज नहीं कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो कंज्यूमर्स हैं उनको राहत देने का समय आ गया है। अगर आप उनके बयान को पूरी तरीके से सुने और ठीक से सुने और पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं एक अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने अपने कंज्यूमर का ख्याल रखा है और उन्होंने लंबे समय तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, उसमें बदलाव नहीं किया है। लेकिन उसमें एक और बात थी कि उनको अगर एलपीजी की बात कर लें तो 28,000 करोड़ का घाटा हो रहा था। सरकार ने 22,000 करोड़ की जो रकम है वो उनको दी है, यानी कि
मुआवजे के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है। तो बात वैसा ही है कि अगर आप कंज्यूमर से लें या सरकार से लें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के घाटे की भरपाई सरकार ने की है। अब अगर पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करते हैं तो मेरे सोर्स पेट्रोलियम मंत्रालय की ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो पेट्रोल डीजल पर घाटा हुआ है उसका एक आकलन तैयार किया गया है और मुआवजे के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है और ये रकम करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए की है, जो कि हमने अपने दर्शकों को पहले बताई थी। 55,000 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बिहाफ पे वित्त मंत्रालय से की है। अब सवाल उठता है कि क्या इस घाटे की भरपाई जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कर ली है? क्या उनकी अंडर रिकवरी पूरी तरीके से खत्म हो गई है? अगर पेट्रोल पे इस वक्त अंडर रिकवरी नहीं है, लेकिन डीजल पर अभी भी करीब करीब 13 रुपए की अंडर रिकवरी है और पिछले 1.5 साल से कंपनियों को ऐसा लगता है कि अगर ये कीमतें जो है अगर उन्होंने कंज्यूमर को मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से पास ऑन किए होते तो उनको ये प्रॉफिट हो सकता था। पहली छमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ओवरऑल घाटा जो है करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में ये इस वक्त उम्मीद करना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ये जो पास ऑन है कंज्यूमर्स को कर देंगी, कीमतों में जो ठहराव देखने को मिल रही है क्रूड की, उसका फायदा कंज्यूमर्स को मिल जाएगा, जल्दबाजी में तो नहीं होने जा रहा है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रहती है, रिसेशन का दबाव है, क्रूड की कीमतों में गिरावट का दौर देखने को मिलता है और ये स्थिति जारी रहती है और अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के घाटे की भरपाई हो जाती है तो आने वाले दिनों में ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन तुरंत ऐसा होगा, कंज्यूमर को तुरंत राहत मिलेगी, इस बात की संभावना अभी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा जो आकलन है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने आपके सामने रखा कि आखिर किस तरह की स्थितियां फिलहाल हैं। और चलिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नरेंद्र तनेजा साहब, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। मैं एक आम व्यक्ति के नज़रिए से समझना चाहूँगा कि उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि साहब क्रूड में नरमी आ रही है, क्योंकि इसी का हवाला बार बार दिया जाता है, लेकिन वो उस तक उसका फायदा पहुंच नहीं रहा है। बहुत सी बातें हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने बताई, फिर भी अगर कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो आप इसे किस तरह से डिकोड करेंगे? देखिए, मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुना और आपके जो रिपोर्टर साथी हैं उनका भी सुना। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जब एक आम उपभोक्ता पेट्रोल पंप पे जाता है, पेट्रोल लेता है या डीजल लेता है, या आप एक एयरलाइन है, आप टरबाइन फ्यूल लेते हैं, तो आपको तो पूरी कीमत ही आप जो दे रहे हैं, आप तो उसी के नजरिए से सोचते हैं। आप उस समय ध्यान नहीं देते इसका कितना बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार पे टैक्स में जा रहा है या राज्य सरकारों जो टैक्स में ले रहे हैं, वो तो इस बारे में नहीं सोचते। ना वो ये सोचते कि भाई जो रिफाइनरीज हमारे देश में सरकारी हैं उसमें जो जीआरएम होता है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता है, किसी रिफाइनरी में तो बहुत अच्छा और किसी में बहुत कम क्यों है। अर्थात दूसरे शब्दों में कई रिफाइनरी ऐसी हैं, लगभग 30 से 35% जो बहुत एफिशिएंट नहीं है। बहुत एफिशिएंट होती तो मानी बात है उनका जीआरएम जो रिफाइनिंग मार्जिन ज्यादा होता और अंततः उपभोक्ता को उससे फायदा होता है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो। और दूसरी बात यह है कि जो पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं है, क्यों नहीं पहली बात तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान, सबकी कीमत एक सी क्यों होती है? अगर आपने डीकंट्रोल कर दिया है तो ये फिर आप कीमत तो अलग अलग होनी चाहिए, चाहे 2 पैसे ही अलग हो प्रति लीटर या 20 पैसे हो या 1 रुपया, कुछ तो होना चाहिए। और ये आपस में मिलकर के तय करते हैं, तो ये तो डीरेगुलेशन या डीकंट्रोल की जो भावना है उसके विपरीत जाता है। तो मैं पॉइंट ही मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी हैं, हम रूस से भी थोड़ा सस्ता तेल हमको मिल रहा है और काफी भारी मात्रा में हम आयात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता जो प्रश्न तो ये उठाता है और बिल्कुल वाजिब सवाल ये उठाता है। मेरा ये मानना है जब आप डीकंट्रोल करते हैं और आप चाहते हैं कि उपभोक्ता उस बात को समझे, तो सबसे पहली जरूरी चीज है आप एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, पारदर्शिता लेके आए। चाहे आप इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, आपको एक पारदर्शिता लेके आनी चाहिए जो आपकी वेबसाइट पर रोजाना देखे आपने इतने का तेल खरीदा है, आपको इतना भाड़ा लगता है, इतना समुद्री जहाज का भाड़ा लगता है, इतना आपको कर्जा लेना पड़ता है, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वगैरह वगैरह। तो उपभोक्ता को समझ में आएगा और साथ में जो टैक्सेस हैं वो साथ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो होता है, जैसे मंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं, अब प्रश्न इस बात का है कि उनका कहना है कि साहब हम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि ये सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकार की बात बिल्कुल नहीं सुनती, थोड़ा हजम नहीं होती ये बात, है ना, और उपभोक्ता भी इस बात को समझता है। तो मुझे लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब आपने डीकंट्रोल कर दिया, बाजार के हवाले कर दिया, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं
कच्चे तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो वो भारत के पेट्रोल पंप पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उपभोक्ता का ये सोचना जो है बिल्कुल सही है और उसका अधिकार भी है, क्योंकि डी कंट्रोल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो फार्मूला है, फार्मूले में जो कीमत तय होती है वो खाली कच्चे तेल से तो नहीं होती, एक पूरा फार्मूला है। उसमें जैसे आप डीजल जब लेने जा रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत क्या है, वो सबसे बड़ा आधार होता है। और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो रूस का जो डीजल, रूस बहुत बड़ा निर्यातक है कच्चे तेल के अलावा डीजल का, वो मार्केट में आ नहीं पा रहा है। हम भी रूस से डीजल खरीदते हैं, आजकल थोड़ा दिक्कत हो रही है। पश्चिम के देश भी खरीदे थे, वहां नहीं जा पा रहा है और बाजार में थोड़ी सी उसको लेकर के कीमतें ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मेरा ये मानना है ठीक है, कारण जो भी हो सकते हैं उपभोक्ता समझेगा, लेकिन एक पूरी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ता को समझ में आए। दूसरी बात यह है कि सबकी कीमत एक क्यों होती है? सबकी कीमत जब एक होती है तो आप उसकी वजह जो है उपभोक्ता को बताएं। मुझे लगता है कंपटीशन होना चाहिए। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, नयारा, जितनी भी हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल को बेचते हैं, आपस में उनमें कंपटीशन होगा तो उससे फायदा होगा। लेकिन जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत अहम है, वो ये है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हमारे जीडीपी का ऑयल, गैस, ये सब मिलाकर के 15% जीडीपी का हिस्सा है। और तो भारत की 10 बड़ी कंपनियों में आप ये देखेंगे आधी कंपनियां तो ऑयल एंड गैस की है ना, सरकार की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, वही है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है इसके अंदर हम एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात मंत्री जी ने भी करी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कितनी एफिशिएंट है। अगर आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, और दूसरा ये देखिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आप इनकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं तो तीनों के अंदर बिल्कुल बैलेंस शीट दिखाती है कि तीनों में से एक कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो उसका भुगतान जो है, उसका जो कीमत जो है वो उपभोक्ता क्यों चुका है? ये चीज लाने की जरूरत है। मेरा ये कि जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे ये सवाल उठते रहेंगे। और हकीकत ये है कि अगर ये कंपनियां एफिशिएंट हों और जो टैक्स दे रहे हैं उसके बावजूद मुझे लगता है पेट्रोल और डीजल पे थोड़ी राहत आसानी से दी जा सकती है। अंडर रिकवरी ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, जब आपने डिकंट्रोल कर दिया तो अंडर रिकवरी की बात क्या है? हाँ, आप कितने एफिशिएंट हैं और कितने इनएफिशिएंट हैं वो बात आपकी बैलेंस शीट में भी दिखनी चाहिए, आपके परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। आपकी रिफाइनिंग कहाँ से तेल लाते हैं, कैसे खरीद के लाते हैं, प्राइवेट सेक्टर सस्ता क्यों लेके आता है, आपको क्यों महंगा मिलता है, आपकी शिपिंग कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, आपकी रिफाइनिंग कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है इस सारी चीजों के जवाब जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और पब्लिक की कंपनियां हैं, उनको जवाब देने चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर तेल मुझे महंगा मिलता है पेट्रोल पंप पे, मुझे समझ में आएगा। लेकिन अब पूरे रोज खबरें में पढ़ रहा हूँ तेल सस्ता, तेल सस्ता, तेल सस्ता, तो फिर मुझको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? अगर ये एक सवाल कस्टमर उठाता है तो बड़ा वाजिब सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं उसका पैमाना क्या हो, कि किस किस तरह से। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती भी हैं, उसके बावजूद उसको जो है वो आम जनता तक उसको उसकी समझ जो है या उसको डिकोड करने की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारी पेचीदगी नजर आती है। तो ये इसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर करें, पारदर्शिता बनाई कैसे जाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए उपभोक्ता जो है, अगर आप देखते हैं तो ये जो ऑयल है, गैस है, तमाम दुनिया के अंदर जो है इसमें पारदर्शिता लाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं। मुख्य बिंदु तीन ही होते हैं। मुख्य बिंदु तेल जब आप खरीदते हैं उसमें तीन बड़े बिंदु हैं। किस भाव आपने कच्चा तेल खरीदा, बहुत अहम होता है। उसके बाद जो होता है भाई फ्रेट क्या है, शिपिंग से कैसे लेकर के आए, कैसे जहाज से लेकर के आए। उसके बाद रिफाइनिंग कॉस्ट, ये तीन बड़ी चीजें होती हैं। तो मोटा मोटा अगर आप ये तीन चीजें आप जो है रोजाना बताएंगे अपनी वेबसाइट पे तो कंज्यूमर को समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सीक्रेट है कौन सी कंपनी कहां से किस भाव में तेल खरीदती है। मेरे जैसे लोगों को तो रोज ही पता होता है ना। तो यही बात जो है अगर वेबसाइट पे आती है या उपभोक्ता से शेयर की जाती है तो उपभोक्ता का आप विश्वास जीतते हैं। और साथ में ये है कि जैसे मैंने कहा कि तमाम ये हमारी रिफाइनरीज जो इनएफिशिएंट रिफाइनरीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ है जो आपको पता बहुत ही इनएफिशिएंट है, तो या तो उनको आप बंद करिए या उनको एफिशिएंट बनाइए या उनमें निवेश ज्यादा करिए, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी लेकर के आइए।
ये कितना आप इथेनॉल कहते हैं, आप 10% इथेनॉल मिलाते हैं, उसका अर्थशास्त्र क्या है, कितना इथेनॉल आपको पड़ता है, कितना उसमें मिलाया जाता है, और कितना हम आयात करते हैं और कहां से आयात कर रहे हैं। जो रूस से हम आयात कर रहे हैं, ठीक है आप कीमत नहीं बताना चाहते, लेकिन ओवरऑल ये जो है, ये पारदर्शिता लाते हुए ये बताइए भाई हमने आज कल की तारीख में हमारा इतना खर्चा इस पर रहा, या अभी वीकली रिपोर्ट दे दीजिए, जिससे कि पारदर्शिता है। देखिए आज उपभोक्ता सवाल क्यों उठाता है और क्यों इस विषय का राजनीतिकरण होता है, क्यों वो तमाम विपक्ष के दल इसके सवाल उठाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती वो भी सवाल उठाती थी। वो इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि पारदर्शिता इसमें नहीं लाई जाती। और मेरा ये मानना है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन इनको और एफिशिएंट बनने की जरूरत है। इसी देश में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का GRM, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, ज्यादा होता है, इनका क्यों कम होता है? दूसरा प्रश्न, अगर हम तेल वहां से लेकर के क्यों नहीं आते हैं जहां तेल सस्ता है? ठीक है, रशिया से तो मिल ही रहा है, लेकिन और जगह से भी जो है। तीसरी बात कि इनका जो सारा अर्थशास्त्र है वो ऐसा होना चाहिए जो उनके उपभोक्ता को समझ में आए। तीनों की कीमत एक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपस में कंपटीशन होना चाहिए। अगर 20 पैसे का ही फर्क होता है, मैं भारत पेट्रोलियम की जगह हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जाके तेल खरीदता हूं या इंडियन ऑयल से खरीदता हूं, तो आपस में कंपटीशन होगा, तो जो रिटेल आउटलेट्स है वहां कंज्यूमर को अच्छी सर्विस मिलेगी। हमको ये समझना होगा कि पेट्रोल डीजल को अगर आप और किसी कमोडिटी की तरह मानते हैं, तो आपको कस्टमर को सर्विस देनी पड़ेगी, कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और इसका अर्थशास्त्र समझाना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी भारत के अंदर, उसकी जो हाउस होल्ड इकोनॉमी होती है, उसके अंदर जो लोग बाहर जाते हैं, बच्चे चाहे वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूटी लेके जाते हैं, या घर वाले मोटरसाइकिल लेके जाते हैं या कार लेके जाते हैं, उनका जो फैमिली बजट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो ये होता है कि ईंधन पे उन्होंने कितना खर्च किया, तो चाहे वो बिजली हो और खासतौर से पेट्रोल डीजल। तो इसमें पारदर्शिता मुझे लगता है लाना बहुत आवश्यकता है और आसानी से लाई जा सकती है। उसमें फिर ये नहीं होगा कि मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, कंपनी कुछ कह रही है, लोगों को लगता है ये इनको फायदा हो रहा है। आज की तारीख में आम उपभोक्ता से आप पूछिए, वो कहेगा भाई कीमतें तो कम है, लिहाजा ये तो कमा रहे हैं, हमको पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ डीजल का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और डीजल जो है कुल मिलाकर के आप देखें तो 42 से 45% ये जो बास्केट उसमें डीजल है। पेट्रोल तो मात्र 10% होता है, पेट्रोल की खपत सबसे कम होती है। तो ये हकीकत है ये। लेकिन ये है कि इसको क्यों नहीं समझाया जा सकता, इसका अर्थशास्त्र क्यों नहीं समझा सकता। दूसरा ये फार्मूला है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत एक बिंदु होता है, बड़ा बिंदु होता है, उसके आधार पर भारत में डीजल की कीमत तय की जाती है। मुझे लगता है इस फार्मूला को रिविजिट करने की जरूरत है, इसको दोबारा सोचने की जरूरत है, जो भारत के संदर्भ में और आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में। क्योंकि जो हाउस होल्ड 80% लोगों की जो हाउस होल्ड इकोनॉमी होती है उसके संदर्भ में, तो तमाम चीजें जिसमें मुझे लगता है कुछ मूल प्रश्न उठते हैं जिसके जवाब भी चाहिए, और ये पूरे सेक्टर को और एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि किसी भी तरीके का मंत्री जी कहे मुझे नहीं पता, उपभोक्ता कहे मुझे नहीं पता, कंपनियां कहे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, और जबकि सब कुछ आसानी से उपभोक्ता के साथ भी, देश के साथ भी, मीडिया के साथ भी, हर एक के साथ शेयर किया जा सकता है। क्योंकि सारे डेटा अवेलेबल है, मेरे जैसे लोगों के पास सारे डेटा है, और आपके रिपोर्टर हैं उनके पास भी सारे डेटा है। तो ऐसे हालात में क्यों नहीं पारदर्शिता लाते, जिससे कि आपको मंत्री के पास जाने की जरूरत ना पड़े, या लोगों को ये कहने की आवश्यकता ना पड़े भाई ये क्या हो रहा है, रूस से सस्ता तेल आ रहा है तो मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा। तो पारदर्शिता लानी चाहिए, और उसके लिए कंपनियां और एफिशिएंट बने, और कंपनियां पारदर्शिता लाएं। सरकार क्यों, मैं सरकार को नहीं कह रहा, ये कंपनियों को पारदर्शिता लाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? पारदर्शिता लाइए, उपभोक्ता को आप बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उपभोक्ता की वजह से तो आप अस्तित्व में, आप कंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और अलग अलग पहलुओं का इतना बेहतर विश्लेषण शायद आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था कि आखिर कंज्यूमर के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, और ये जो हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है और किस तरह से आगे की राह है। और जब हम बात एनर्जी की कर रहे हैं तो एक खबर जो है वो आपकी एनर्जी एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते इस एनर्जी में उछाल ले। जी हाँ, ऑस्कर में भारत की लंबी छलांग सामने आई है। RRR को ऑस्कर की मुख्य श्रेणी में जगह मिली है। RRR को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिल चुका है। जी हाँ, नॉमिनेशंस का ऐलान होने लगा है और RRR ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अपनी खास जगह बना ली है। तमाम विदेशी फिल्मों के बीच RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है
और ये फाइनल नॉमिनेशंस हैं। आपको बता दें कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको ऑस्कर की मुख्य कैटेगरी में जगह मिली है। भारत के लिए एक गर्व का क्षण, विश्व सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच आरआरआर ने जगह बनाई है। और सिर्फ आरआरआर ने ही नहीं, बल्कि यहां पर एक और जानकारी भी दे दूं जो अभी हमारे पास आ रही है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स की कैटेगरी में भी भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जगह मिली है और इस फिल्म का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। जी हां, और शौनक सेन, अमन मान और टेडी लिफर इन्होंने मिलके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को भी ऑस्कर की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो भारत के लिए इस वक्त दोहरी खुशी आती हुई नॉमिनेशन अभी जारी है। देखना होगा कि आने वाली और कैटेगरीज में किस तरह से यहां पर जगह बनती है। और हमारे साथ इस वक्त जाने माने फिल्म एक्सपर्ट, फिल्म क्रिटिक, ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श सर जुड़ चुके हैं। तरन जी, बहुत बहुत बधाई। ये एक वाकई गर्व का क्षण और नॉमिनेशन का ऐलान होता है और ये जब प्लेट आती है तो वाकई विश्व सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच आरआरआर का नाम देखकर गर्व होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत गर्व की बात है कि आरआरआर को नॉमिनेट किया गया है। एंड अगर ऐसा होता है तो आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग, सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन एन ऑस्कर। यानी कि ऑफ कोर्स इससे पहले ए.आर. रहमान साहब को मिला है ऑस्कर, साउंड ट्रैक के लिए मिला था, बट फॉर अ सॉन्ग ये बहुत बड़ी बात होगी। तरन जी, आपको क्या लगता है कि यहां से जो है ऑस्कर की राह अब आरआरआर के लिए वो किस तरह की होने वाली है? ये जो लिस्ट है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में जगह बनाना, और हम देख रहे हैं कि वेस्ट हो, जापान हो, हर तरफ इस गाने और इस फिल्म को लेकर जो वहां की ऑडियंस है, जो वहां की कोर ऑडियंस है, उसका क्रेज देखते बन रहा है। देखिए, ये जो क्रेज है इस गाने का और इस फिल्म का भी, एक्चुअली जो अगर आप देखेंगे जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया इस फिल्म को लेकर और गाने को लेकर, वो मतलब अनइमेजिनेबल है। और जिस तरह से लोगों ने इस गाने को सराहा है और अप्रिशिएट किया है, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया है, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया है वो। वाकई कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से लगता है हमारा संपर्क तरन जी से टूट गया है, लेकिन वाकई जो है वो एक बड़ी छलांग। और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं कि भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स, जिसे शौनक सेन, अमन मान और टेडी लिफियर ने इसे डायरेक्ट किया है, वो भी नॉमिनेट हुई है। तरन जी, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? हाँ बिल्कुल हूं मैं। जी, ये एक और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स, उसे भी नॉमिनेशन मिला है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में। मानते हैं कि साल 2023 ऑस्कर के लिहाज से भारत की उम्मीदों, तरन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, आवाज कट रही है थोड़ी। जी। एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म है भारत की ऑल दैट ब्रीथ, उसे भी अभी नॉमिनेशन मिला है। मानते हैं ऑस्कर इस बार ज्यादा उम्मीदों भरा भारत के लिहाज से? देखिए, उम्मीदें तो हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद करते हैं कि आरआरआर ऑस्कर लेके आए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये इस फिल्म को इस गाने को नॉमिनेट किया गया है। इस गाने को दुनिया में इसे मतलब अभी जिन्होंने शायद देखा नहीं भी होगा या जिन्होंने इसे शायद इसके बारे में सुना होगा या इसके बारे में शायद अगर फिल्म गाने देखा होगा और फिल्म नहीं देखी होगी तो शायद वो फिल्म भी देखना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है इंडिया के लिए और इंडियन सिनेमा के लिए। और आई थिंक आई होप एंड आई प्रे दैट कि ये बिल्कुल ऑस्कर लेकर आए। अब भी यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या चीजें जो हैं वो आरआरआर के हक में जाती हुई नजर आई हैं आपको? देखिए, अगर आपने, आई एम श्योर आपने भी गाना देखा होगा, तो इस गाने में अगर आप देखेंगे तो इस गाने में जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स म्यूजिक तो है ही, साउंड ट्रैक तो कमाल का है, कमाल का है, पर जो एनर्जी और जो म्यूजिक कंपोजर ने जो एनर्जी पिरोई है गाने में वो अनपैरेलल्ड है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो इस गाने में
एक रिदम है, एक मतलब आप देयर लॉट ऑफ पीपल हु वुड वांट टू डांस, मतलब वो डांस करना चाहेंगे इस गाने पर। और आप इसे कई बार देखते हैं, मतलब मैंने तो कई बार देखा है गाना, जब भी मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ तो मैं उसे बार बार देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसे फिल्माया भी गया है वो काबिले तारीफ है। मतलब ऐसा गाना मैंने आज तक यानी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा गाना भी कोई पिक्चराइज कर सकता है। और जिस तरह से उसे पिक्चराइज किया गया, ऑफकोर्स जो म्यूजिक कंपोजर है MM कीरावनी, उन्होंने जिस तरह से कंपोज किया है, जिस तरह से इसे गाया है सिंगर्स ने, और जिस तरह से उसे परफॉर्म किया है रामचरण और जूनियर NTR ने, एवरीवन डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क। और मैं कहूंगा कि ये बहुत गर्व की बात है, न सिर्फ RRR टीम के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि भाई ये RRR आज उस जगह पहुंची है जहां पर पूरी जो वर्ल्ड स्पॉटलाइट इस फिल्म पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तरन जी हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि RRR ने जो ये छलांग लगाई है, जो RRR ने अपनी जगह बनाई है, वो ऑस्कर में सबसे शीर्ष पर भी पहुंचे। हमारे लिए वाकई ये गर्व का क्षण है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के बीच, विश्व सिनेमा की ऐसी ऐसी फिल्मों के बीच RRR के गाने नाटू नाटू, जो कि उस भाषा का भी नहीं है जिस भाषा को पूरी दुनिया समझती है, तेलुगु भाषा का ये गाना, इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलना, ये वाकई गर्व का क्षण है। अपने दर्शकों को बता दे, RRR SS राजमौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 1100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। जापान में भी ये झंडे गाड़ रही है, हाल में ही रिलीज यहां पर हुई और वहां पर भी इसका जादू जो है लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नाटू नाटू गाने पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी है, वहां पे भी भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स, इसकी चर्चा भी चल रही थी और इस फिल्म ने भी जगह बनाई है। तो भारत के लिए एक तरह से डबल खुशी की बात, डबल एनर्जी की बात, क्योंकि भारत की दो महत्वपूर्ण फिल्में, RRR जो कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू ने वहां पर अपनी जगह बनाई है, तो वहीं ऑल दैट ब्रीथ्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के नॉमिनेशन में अपनी जगह पक्की की है। हम दोनों ही फिल्मों की टीम को शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही फिल्में अपनी अपनी कैटेगरीज में ऑस्कर लेके आए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और अहम खबरों की ओर बात कर लेते हैं। चालबाज चीन की नापाक करतूत की। कोरोना के कारण चीन के चरमराते हालात, लेकिन चालबाज चीन है कि मानता ही नहीं। सीमा पर बार बार पटखनी खाने के बाद अब चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ने के मूड में नजर आ रहा है। विस्तारवाद का जहर पीते पीते चीन की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी है कि उसने विज्ञान की नेमत को भी अपने जंगी जुनून की जरूरत बना दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को मनमाने तरीके से मोड़ने का काम तो चीन 11 सालों से कर ही रहा है, लेकिन इस बार उसने बड़ी चाल चली है। दरअसल अरुणाचल में LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गार्जेज डैम से बड़ा होगा। हालांकि चीन इस बात का मकसद बिजली पैदा करना बता रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ ड्रैगन की साजिशों के बाद इस डैम से भी कई बड़े हैं। दूसरी ओर भारत ने भी चीन की इस चाल को भांप लिया है, काउंटर करने की एक रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू भी कर दिए हैं। अपर सियांग में 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने की भारत की योजना है। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी NHPC ने 2,000 मेगावाट के सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में NHPC 8 प्रोजेक्ट चला रहा है। हालांकि चीन को चित्त करने की हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इस हाइड्रो वेपन के पीछे चीन का मकसद क्या है और क्यों हमें इसकी परवाह करनी चाहिए। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। कॉमोडोर GJ सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं आप। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही रविंदर सचदेव सर हैं, विदेशी मामलों के जानकार, अक्सर हमारे साथ पैनल में मौजूद रहते हैं और उनसे हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे GJ सिंह साहब आपके पास। कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं? चीन जो बातें कह रहा है और जो उसकी करनी है, जो कथनी है,
उसमें हमेशा से फर्क रहा है। किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? बिल्कुल मैं इसको शक से देख रहा हूं उसकी कथनी और करनी में, क्योंकि अगर हम ये जो उसने एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है, जब बना लिया है मिडॉग के अंदर, जो कि तिब्बत के अंदर हमारे साथ ही जगह लगती है, और वहां पे उसने 60,000 मेगावाट का डैम जो मतलब कि बनाया है, और ये जो बिजली पैदा कर सकता है। नाम तो ये दे रहा है, मगर इसके कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी हैं जो हमारी देश की रक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहाँ उसको इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं, जो कि मैंने देखा है कि वियतनाम के अंदर है। उनके पास एक रिवर है मेकोंग, और वो रिवर जो है वो चाइना से जैसे ब्रह्मपुत्र है वैसे ही आता है। उस जगह के ऊपर जो कि रिवर नीचे वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर आता है, उसके ऊपर उसने डैम बनाकर उस पानी जो नीचे आना चाहिए समुद्र की तरफ, जो जिसे कहते हैं कि उसका जो वाटर फ्लो है, जो वाटर फ्लो कंबोडिया और वियतनाम के होते हुए समुद्र में जाना चाहिए, जैसे हमारा ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश से होता हुआ समुद्र में जाता है, उसने उसको पूरा सुखा दिया है और वहां बिजली बना रहा है अपने देश के लिए, और पानी को पूरा डैम कर कर यहाँ का जो फ्लोरा और फौना होता है, जो वहाँ की कुदरत की एक देन होती है, जो वहाँ की आप कहते हैं माहौल होता, आबादी होती है, उसको अफेक्ट कर दिया है। तो वो ऐसे काम हमारे ब्रह्मपुत्र में भी कर सकता है, अगर वो ऐसा डैम बनाकर, जो कि पानी अगर हम पानी का फ्लो देखें, उसका डायरेक्शन देखें, तो वो ऊपर से तिब्बत से चाइना होते हुए हमारी ब्रह्मपुत्र में आता है। अगर वो डैम बना के पानी को रोक लेता है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, उसके ऊपर प्रभाव आ सकता है। तो ये इसको एक चाल भी माना जा सकता है कि ये कोशिश कर सकता है, क्योंकि पानी जो ब्रह्मपुत्र के अंदर है, हम सिर्फ उसके अंदर 30% फ्रेश वाटर और 40% जो 40% उसके अंदर पोटेंशियल है कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना लें और उसको यूज कर पाए, मगर कर नहीं रहे। तो मैं जो कह रहा हूं कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पानी वहां जमा करके, जितना पानी वो डैम लगा के जमा करता है, अगर कोई वॉर सिचुएशन, वॉर का सिचुएशन पैदा होती है बॉर्डर के ऊपर, LAC के ऊपर, तो वो पानी को छोड़ के हमारे ऊपर एक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लड ला सकता है। ये भी संभावना है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लडिंग हमारे एरिया के, हमारे जो ब्रह्मपुत्र के आजू बाजू के एरिया उनको कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी हमारी तरफ जो ब्रह्मपुत्र जहाँ जो वहाँ का टेरेन आता है, उसके ऊपर ये अभी जिसे कहते हैं एक कंसेप्चुअल स्टेज के अंदर है कि 9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज बना लिया जाए, जहाँ जिसे कह रहे हैं कि 9 बिलियन टन्स वाटर वहां पे इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि जो कोई ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो उसका सामना कर पाए। ये इतना पानी होगा कि जितना एक साल के अंदर हमारी मॉनसून और दूसरे जो प्रकृति के साधन है वहां पे पानी गिरता है, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है।
वाकई कि चिंता का चाइना के विषय हुक्म बना हुआ है। और जिस तरह से आपने बताया कि आखिर उसके जो इरादे हैं उसमें जो विस्तारवादी उसकी सोच है और जो उसका एक डिस्ट्रक्शन वाला माइंड है वो किस दिशा में सोचता है। जाहिर सी बात है इन सब के बीच भारत की तैयारियों को भी देखना होगा। और इन तैयारियों के मद्देनज़र अगर हम देखें तो जो तैयारियों के हमने नाम गिनाए आपको, बहुत सारी चीज़ों में हमने जब देखा तो उसमें सबसे बड़ा सवाल रविंदर सर ये उठता है कि ये तैयारियां कितनी काफ़ी हैं। अरुणाचल पर चीन की नज़र क्यों है, क्यों बार बार वहां पर एक तरह की बेचैनी पैदा करने की कोशिश करता है चीन? Thank you, Prashant ji. A couple of things. Unfortunately, हम कुछ तैयारियां कर रहे हैं, पर जितनी भी हम तैयारियां कर ले, हम इसमें हमारा हैंड नीचे रहेगा, हम इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, वन। नाउ सेकेंड, लेट्स वर्क बैकवर्ड। हो क्या रहा है? चाइना ये जो डैम बना रहा है, आपने बोला तिगुना है थ्री गॉर्जेस डैम के, 60,000 मेगावाट। सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, हाइड्रो पावर में इतना बड़ा डैम इज ह्यूज। ओके, चाइना कुछ भी ना करे, जैसे भी जनरल साहब या जेजे सर बता रहे थे कि पानी रोक दे और एक फ्लड कर दे, जिसे कहते हैं वाटर बॉम्ब, छोड़ दे, फ्लड करा दे अरुणाचल में, वो ना भी करे। या फिर जब सूखा पड़ रहा है हमारे यहाँ, तब पानी और रोक दे ताकि हमारे यहाँ और सूखा पड़े, फैमिन हो जाए। चाइना वो कुछ भी ना करे। बेसिक आप पॉइंट समझिए, एक जब डैम होता है तो डैम पानी को रोकता है और फिर ऊपर से गिराता है नीचे टरबाइन के लिए। उसमें क्या होता है, पानी में जब रिवर फ्लो करती है, सिल्ट होता है। सिल्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल मटेरियल होता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट? तो जब डैम बनते हैं बड़े बड़े, तो ये सिल्ट को रोक लेते हैं। और ठीक है, उसके ऊपर से 100-200 जितने भी फीट या मीटर से पानी गिरा, टरबाइन बना, पानी आगे चलता गया, पानी आता गया, पर सिल्ट रुक गई। तो चाइना ये डैम बना दे और कुछ ना भी करे, तो अगले जब से ये चालू होगा डैम, उसके 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हमारा पूरा अरुणाचल और असम की जो कैचमेंट एरियाज हैं जहां एग्रीकल्चर है, उसके सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी मेजरली। चाइना कुछ भी ना करे। ओके, नाउ सेकेंडली, अगर कुछ करना है तो जैसे अभी सिनेरियो सर बता रहे थे, या तो फ्लड कर दे वॉर के समय, या वैसे ही जब यहां अकाल पड़ रहा हो या फेमिन ड्राउट हो भारत के साइड में, कोई टेक्निकल रीजन वगैरह दिखा के पानी की सप्लाई कम कर दे तो हमारे ड्राउट के हालात और बुरे हो जाएंगे। तीसरा जो कर रहा है चाइना, एक और, इस डैम के अलावा चाइना 1,000 किलोमीटर की टनल बना रहा है। उसकी पूरी डिटेल नहीं है अभी किसी के पास, बट न्यूज है। 1,000 किलोमीटर की टनल बना रहा है, ब्रह्मपुत्र जो हमारी है, जो ऊपर तिब्बत में कुछ और कहते हैं और चाइना में यारलंग कहते हैं, राइट? उस टनल के द्वारा ये पानी ले जाएगा अपने वेस्टर्न चाइना में, जो कि शिनजियांग प्रोविंस है, जो कि ड्राई एरिड एरिया है। उस एरिया की वाटर सप्लाई के लिए 1,000 किलोमीटर की टनल बना रहा है, और उस टनल की कीमत है करीब $150 मिलियन पर किलोमीटर। तो अगर 1,000 किलोमीटर की टनल हुई, दैट मीन्स $150 बिलियन का वो प्रोजेक्ट होगा, विच ऑल्सो मीन्स जितने बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर वेस्ट चाइना को डाइवर्ट हो जाएगा हमारी ब्रह्मपुत्र के ऊपर से। तो चाइना एक वो अलग कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, यस, यहां पर जो है ये एरिया ग्रैंड, बाय द वे, अंदाजा फॉर योर व्यूअर्स, जहां पर ये डैम बन रहा है मीडॉक में, ये एक कैनियन कहलाती है, और हम लोग शायद ग्रैंड कैनियन को काफी लोग जानते हैं, कुछ गए भी होंगे टूरिज्म के हिसाब से अमेरिका में, राइट? ग्रैंड कैनियन की टोटल डेप्थ है करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गहरा है। यहां जो ये कैनियन है, ये 6 किलोमीटर गहरी है। ये दुनिया की सबसे डीप कैनियन है। इसके थ्रू पानी फ्लो होकर के भारत आ रहा है, और इस पे ये डैम बना रहा है चाइना। तो ऑब्वियसली यस, मेरा पॉइंट ये है कि चाइना कोई हमारे साथ इसको वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल ना करे, इसको ड्राउट के समय एडवांटेज ना ले हमें नुकसान पहुंचाने को, बस केवल अपना डैम चलाते रहे, पानी भेजता भी रह जाए हमको। हमें 30, 40, 50 साल में हमारी सॉइल क्वालिटी एग्रीकल्चर के लिए बर्बाद हो जाएगी अरुणाचल और असम में।
ये एक और बहुत बड़ा अनदर डायमेंशन है इस सारे का। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, हमारी अब करना क्या है, ये वो हम जैसे अभी बात हो रही है कि हम एक बफर प्लान कर रहे हैं कि उन्हें पानी सडनली रिलीज करा तो हम उसको बफर में स्टोर कर लेंगे, वो तो है, चलिए माना, दैट्स वन। हमारी कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ। हमारा एक एमओयू है, उस एमओयू के जरिए चाइना हमसे डेटा शेयर करता है इस रिवर के पानी के फ्लो का। इसके कोई 3 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं ब्रह्मपुत्रा जो चाइनीज साइड में है ऊपर, उन 3 मॉनिटरिंग स्टेशन से ये हमारे से डेटा शेयर करता है कि रिवर का फ्लो और डेप्थ वगैरह कितनी चल रही है, और वो भी कई बार नहीं करता। और बाय द वे उस डेटा के लिए वी पे, आई थिंक द अमाउंट इज एक अबाउट 1 करोड़ अ ईयर वी पे देम फॉर दैट डेटा ऑफ द रिवर फ्लो। ठीक है, वो भी कई बार रिवर डेटा हमें से शेयर नहीं करता। तो दूसरी बात जो हमें करनी है, डेफिनेटली ये हमें अपनी सैटेलाइट इमेजरी इंप्रूव करनी है, हमें असली डेटा तो पता चले हो क्या रहा है रिवर फ्लो का। बाकी हम क्या कर पाए ना कर पाए तो अलग क्वेश्चंस हैं, बट असलियत अगर कुछ पता चले तो हमें सैटेलाइट डेटा, सैटेलाइट इमेजरी ज्यादा कलेक्ट करनी है, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है। बट पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आर्म ट्विस्ट अगर वो करेगा तो हमारे पास कोई ज्यादा वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी अज्यूम कि चाइना इस तरह का वाटर बॉम्ब कभी इस्तेमाल नहीं करेगा कि सडनली वाटर छोड़ दिया पूरे अरुणाचल को, हमारे यहाँ फ्लड्स करवा दिए, अनलेस की कोई बहुत बड़ी जंग हो, राइट। तो उसको चाहे आप साइड में फिर भी रखिए, पर पॉइंट इज कि धीरे धीरे ओवर टाइम हमारी एग्रीकल्चरल सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड हो जाएगी, और जब चाइना को अगर यूज करना हो वाटर बॉम्ब, वो वाटर बॉम्ब यूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस चर्चा का मकसद यही था कि हम समझें कि हमारी तैयारियां और इस लिहाज से जो भी खबरें आ रही हैं उस लिहाज से जो कंसर्न है वो आखिर कितने बड़े हैं। समय कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने इस चर्चा के ज़रिए बड़े विस्तार से पूरे विषय की हर बारीकी और हर डेटा को हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रविंदर सर, इसके साथ ही कमोडोर जी जय सिंह साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। आने वाले बजट से ये भी उम्मीदें हैं कि आयुष्मान भारत योजना में सीनियर सिटीजन्स और मिडिल क्लास के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS को आयुष्मान भारत योजना से मर्ज करने का ऐलान हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। आने वाले बजट के अंदर सरकार का हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पर फोकस होगा, और जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का रोड मैप जो है बजट में सरकार पेश कर सकती है। हमें सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी केवल BPL परिवार ही इस स्कीम में शामिल है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन है वो भी आयुष्मान भारत के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके लिए जो अतिरिक्त प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अभी जो 50 करोड़ BPL के लोग हैं, इसके अलावा जो मिसिंग मिडिल एक बड़ा चंक है करीब 40 करोड़ लोगों का, तो उनको भी हेल्थ केयर के दायरे में लाने के लिए बजट के अंदर ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो CGHS है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो एम्प्लॉय है वो जो स्कीम है उसको भी आयुष्मान भारत के साथ मर्ज किया जाएगा। साथ साथ में जो 14 डिजिट का आयुष्मान भारत हेल्थ नंबर है, वो जो नंबर है वो CGS के एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा जिसमें मिसिंग मिडिल को कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सरकार जो हेल्थ का बजट है उसमें भी 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हेल्थ केयर का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ का जो फोकस है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा सरकार के लिए 2024 के इलेक्शन के अंदर। और ये जो बजट है वो 2024 के इलेक्शन से पहले आखिरी फुल टाइम बजट होगा। इसके अलावा और जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इंसेंटिव वगैरह भी है देने का ऐलान जो है बजट में किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बजट चौपाल की, जिसमें हमारे सहयोगी अनुराग ने लोगों से उनकी उम्मीदें, उनकी राय जानी।
बजट विशेष के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं मुंबई के कांदिवली इलाके के एक पार्क के अंदर और यहां पर मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स को इस बजट में क्या राहत मिलनी चाहिए और अभी उनकी क्या दिक्कतें हैं। अभी जो समस्या वो इतना बड़ी है कि प्रीमियम इतना है, क्या इंश्योरेंस निकालने का तो इतना बजट रहता है क्या, तो हम लोग भर नहीं सकते हैं। हम तो सिटीजन, कुछ इनकम तो है नहीं, जो ना पेंशन मिलते नहीं कुछ में, जीना तो है तो कर लेना तो है। आपका मानना है कि प्रीमियम काफी बढ़ गया है तो प्रीमियम कम से कम तो हाफ होना चाहिए। सीनियर सिटीजन में मैं समझो 63 साल का हूँ तो कोई भी आदमी लेने को तैयार नहीं है। हम लोग स्टार हेल्थ को भी वो कांटेक्ट किया, अभी मैक्स बूपा में हमारा प्रीमियम जो है 68,000 जाता है, तो इतना प्रीमियम 50,000 का लिमिट मिलता है, तो लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए, डिडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए, प्लस जो है आयुष्मान भारत वगैरह कोई ऐसा स्कीम जो है वो चालू होना चाहिए जिसमें सीनियर सिटीजन को भी सम्मिलित किया जाए। कहने की बात होती है लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कुछ होता नहीं है, उसमें जो है वो राहत होनी चाहिए, डिडक्शन में भी राहत होनी चाहिए, प्लस जो है प्रीमियम जो बढ़ाते हैं कम से कम जनरल नहीं तो सीनियर सिटीजन का जो प्रीमियम है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे पास 3 लाख का फैमिली फ्लोटर था, उसका पहले 26,000 प्रीमियम था, जो बढ़ के अभी 77,000 हो गया और उतनी इनकम नहीं है, तो मैंने पॉलिसी बंद कर दी है। और मैं सोचा कि मेरे फिर पैसा जब उसको भरना है, उनका ऑफिस चलाना है, उसके जगह वही पैसा मैं मेरे सेहत पे यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया पॉलिसी। उसका इतना प्रीमियम कौन भरेगा। मतलब आपका कहना है कि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए आपने इंश्योरेंस कवरेज ही बंद कर दिया। काफ़ी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, 77,000 कोई छोटी रकम नहीं है, और मैं देखा कैलकुलेट करके उतना हम क्लेम भी नहीं करते, तो उनका ऑफिस चलाने का ही काम हो गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। ये बजट के अंदर ना हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो सॉल्व होनी चाहिए, और जो हम प्रीमियम नहीं भर सकते क्योंकि हमारा आमदनी में भी बहुत एकदम लो हो जाता है, तो इतना भर नहीं सकते। सरकार ने उसमें कुछ तो भी सहूलियत देना मांगता है और सबको खुश करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो एक सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, हाँ। उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को कवरेज देना चाहिए क्या नहीं? जी हाँ, जरूर देना चाहिए, क्यों नहीं, उसमें भी हम शामिल हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी देना चाहिए और उसमें कवरेज देना चाहिए। ये आयुष्मान भारत के इस स्कीम में जो गरीब लोगों को कितना जानकारी है कि ये स्कीम चालू है या हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पॉवर्टी, अपने गरीब लोग बहुत है, वो एडमिट अभी अबो 60 वो बीमारी की तरफ जास्ती बढ़ रहा है, और उसको हॉस्पिटलाइज होने के टाइम वो उसको पास पैसा रहता नहीं है कभी, अच्छे बात, तो वो लोग अटका के रखते हैं हॉस्पिटल भी, तो उसके लिए कुछ ऐसा स्कीम है क्या कि वो ये कार्ड दिखाने के बाद वो एडमिट हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या आयुष्मान भारत जो स्कीम है जिसमें सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री बीमा कवरेज देती है, जो बीपीएल के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, तो उसमें 65 साल से ज़्यादा के या 60 साल से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज काफ़ी मुश्किल है। नहीं, सब उनको जोड़ना चाहिए, उनको फ्री फैसिलिटी मिलना मांगता है। जिनको जो वो डॉक्टर, जो हम लोग अभी क्या करते हैं, डॉक्टर पर जाना है तो सोचना पड़ता है कि वो इतना चार्ज कितना लेता है, चार्जेस क्या लेना है, तो और पहले ही 2-3 लाख का खाइए तो हम लोग नहीं भर सकता। हम तो इनकम तो कुछ है नहीं, खाली हमको ईपीएस का खाली ये मिलता है फैसिलिटी 2,000, बाकी कुछ है नहीं इनकम वरना, तो हम लोग नहीं भर सकता है। तो हमको ज़्यादा करके सीनियर 65 अब है उनको ज़्यादा करके फ्री मेडिकल की फैसिलिटी देगा तो अच्छा है। तो ये तो रही हेल्थ सेक्टर इंश्योरेंस की बात, लेकिन बाजार को बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट के नजरिए से कौन सा सेक्टर फोकस में रहने वाला है? इस पर कैरनाइल कैपिटल एडवाइजर्स के विकास खेमानी, कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल और गोल्डलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर गौतम शाह ने अपनी राय जाहिर की। जी, मैं मानता हूं कि बजट एक खाली एक ये रह गया है या पॉलिसी स्टेटमेंट है, जबकि आप देखेंगे तो ये सरकार कंटिन्यूअसली बजट को धीरे धीरे एक पॉलिसी स्टेटमेंट बना रही है, उसका एग्जीक्यूशन बाद में होता है। तो ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है, पर हाँ, इलेक्शन के पहले जाहिर सी बात है कि सरकार कुछ वेलफेयर स्कीम्स करेगी, रूरल इंडिया में पैसे खर्चा करने की उस स्कीम्स बनाएंगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की और मोमेंटम बनेगी, और उसका एग्जीक्यूशन साल के अंदर इंप्रूव हो सकता है। एलोकेशन ऑफ द बजट तो आई थिंक पिछले कई सालों से अच्छा ही चल रहा है। तो मुझे लगता है बजट का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो काफी विजनरी हो सकता है, और थोड़ा एक सेंटिमेंट को लिफ्ट करने वाला हो सकता है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड
कंपनियां हैं उनके लिए, स्पेशली रूरल फोकस्ड कंपनियां हैं उनके लिए। हमें लग रहा है ये डिकेड, ये नेक्स्ट 10 इयर्स, हाँ, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स साइकिल के लिए बहुत सुनहरा वक्त रहने वाला है। 2-3 वजह हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट चला रही है, और हमें लगता है इस बजट में भी उनका फोकस आप क्लियरली देख पाएंगे कि उनकी केपेक्स से आंखें नहीं हटेंगी और उसको एस्केलेरेट फर्दर करेंगी। और अगर आप देखें नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है, 12-18 महीने पहले इलेक्शन के हर वार गवर्नमेंट का ये पुश रहता है कि वो नए प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको फास्ट पेस में एग्जीक्यूशन करें, और नेक्स्ट 12-18 महीने हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, इवन इन दिस बजट। दूसरी चीज, अगर ये बजट में देखें तो वित्त मंत्री को इस बार बजट एक डिफिकल्ट बैकड्रॉप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। India, for the first time in 2.5 years, has been the worst performing market in the world. अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए 52 वीक हाइस पे है, यूएस मार्केट को देखिए इतना अच्छा तेजी आया, एशियन मार्केट्स को देखिए हांगकांग मार्केट 40% बढ़ गया 2 महीने में। इस एनवायरनमेंट में इंडिया चल नहीं पाया। क्यों चल नहीं पाया हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे तो टेलविंड्स हमारे साथ है, उसके बावजूद इंडिया चल नहीं पा रहा है। अगर आप पिछले 2 साल में देखिए, जब भी ग्लोबल मार्केट्स फॉर्म रहा है, इंडिया हमेशा अच्छा से चला है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट कुछ बजट के बारे में डिस्काउंट करना चाह रहा है, उसके कारण ही अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे बजट के बारे में बात करें तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्ट्स भी अच्छे हैं, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स है, रिसेंट करेक्शन में इंफ्रा स्टॉक्स एकदम भी गिरे नहीं। तो इंफ्रा थीम आई थिंक which also includes cement and auto ancillary and some of the real estate proxy stocks, ये जो सारे स्टॉक्स है ये मेरे हिसाब से अच्छा चलने चाहिए। सो अगर आपको बजट प्ले करना है तो इंफ्रा प्ले। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली का मेयर कौन होगा, इसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हंगामे की वजह से आज भी मेयर का चुनाव नहीं हो सका। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। लगातार हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इससे पहले भी एमसीडी चुनाव के बाद 6 जनवरी को हुई सदन की पहली बैठक में हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को पिच पर उतारा है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने चुनी हुई सरकार को किनारे करने के जोश में हमेशा ओवर एंथुसियाज्म में रहते हैं कि चुनी हुई सरकार को कैसे किनारे किया जाए। इस हद तक आ गए कि उन्होंने एक ऐसा लीगल क्राइसिस खड़ा कर दिया है अब दिल्ली में, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराधियों को कोर्ट में मदद मिलेगी, अपराधियों को छूटने में मदद मिलेगी। एलजी साहब जिस तरह से ऑर्डर दिए जा रहे हैं उससे एक लीगल क्राइसिस खड़ा हो गया कि कल को तरह तरह के अपराधी हैं, हेट स्पीच वाले हैं, मारपिटाई करने वाले हैं, बहुत तरह तरह के अपराधी हैं जो स्टेट के खिलाफ अपराध होते हैं, उनमें सबको छूट मिल सकती है इस चीज़ का बहाना लेके कि साहब ये इलीगल सैंक्शन है और एलजी साहब को केवल चुनी हुई सरकार को किनारे करना है, इसलिए वो इलीगल सैंक्शन दिए चले जा रहे हैं। बीजेपी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती है और चौथी बार भी दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को चोट पहुंचाई, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक कर रहे हैं, अगर उसमें नंबर हमारा ना होने के बावजूद भी जैसा कहा जाता है यहाँ चुनाव कोई किसी को दे सकता है, किसी की सदस्यता जाती नहीं है, अंतरात्मा के आधार पे चुनना है। तो अगर चुने हुए लोगों ने बीजेपी को चुन लिया तो हम उनको धन्यवाद करेंगे। और चलिए अब बात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर राहुल गांधी की सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्मी पर पूरा भरोसा है, देश की आर्मी जो भी ऑपरेशन करे उस पर सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी पहले से ही दिग्विजय को उनके बयान पर घेर रही है। अब राहुल समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, अब ये जम्मू कश्मीर तक पहुंची है। इसका लक्ष्य
देश को जोड़ने का है, नफरत मिटाने का है। और जो माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है, जम्मू कश्मीर में फैलाया है, नफरत का माहौल, उसके खिलाफ खड़े होने का। हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।